चलो देखो, पहले चीज एक देखते हैं क्या चीज हम लोग कि क्वेश्चन जब भी आपके पास एग्जामिनेशन में आए तो आपको जो इंस्ट्रक्शन दिया हो वो पहले ही आप जान लीजिए कि इंस्ट्रक्शन है क्या, थोड़ा आपका टाइम बचेगा वहां पे। देखिएगा, ये आपका जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है तुम्हारे पास, वो जान जाओ है क्या। मतलब टोटल 38 क्वेश्चन होने वाले हैं तुम्हारे पास, 38 क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं और 38 के 38 कंपल्सरी है, मतलब कुछ भी छोड़ना नहीं है। ठीक, पहली बात। दूसरा, 5 सेक्शन में डिवाइड होगा। कितने सेक्शन में डिवाइड होगा? 5 सेक्शन में। 5 सेक्शन में कौन कौन से? ABCD। पहला जो सेक्शन ए होगा उसमें 18 क्वेश्चन होंगे MCQ के और 2 क्वेश्चन होंगे असर्शन रीजन के। जैसे कि आपको बोला होगा, देखो सेक्शन ए में 1 से लेकर 18 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और 2 ऐसे क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे देखिए 19 और 20, 2 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो असर्शन रीजन पे बेस्ड। टोटल 20 हुआ। अब आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के। देखो जैसे कि बोला है, सेक्शन बी के अंदर 5 क्वेश्चन, 21 से 25 तक 5 क्वेश्चन हो गए और कितने मार्क्स के हैं? तो सेक्शन बी जो है 21 से 25 5 क्वेश्चन आएंगे। कितने मार्क्स के? क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के। सेक्शन सी के अंदर अगर आते हैं हम लोग तो इसमें क्वेश्चन होंगे 26 से 31, मतलब टोटल 6 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 6, और प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे। कितने मार्क्स होंगे? 3 मार्क्स के। और सेक्शन डी की बारे में बात कर रहे हैं अगर, तो सेक्शन डी में 4 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 4, 32 से 35, और हर एक क्वेश्चन का आंसर जब आप करोगे तो 5 मार्क्स मिलेंगे, मतलब 20 मार्क्स के सेक्शन डी है। अब आता है सेक्शन ई। सेक्शन ई जो है वो केस बेस्ड स्टडी है। क्या है? केस बेस्ड स्टडी। और केस बेस्ड स्टडी जो होता है वो 4 नंबर के होते हैं एक क्वेश्चन, और 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे। दो 30। देखिए क्वेश्चन दिया है कि एक मैट्रिक्स ए है जो 3x3 का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या है? 3 है। ठीक, अब आपसे बोला क्या है कि आप फाइंड करिए A इंटू एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट। क्या पूछ रहे हैं? A इंटू एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट आपसे पूछा है। आपको एक रिजल्ट याद होगा कि, देखिए मैं बता देता हूं, एक रिजल्ट क्या बताया गया कि यदि A का मल्टीप्लाई किसी एडजॉइंट A के साथ किया जाए, इसका जो रिजल्ट आता है वो एडजॉइंट A इंटू A का भी मल्टीप्लाई करें तो ही रिजल्ट सेम आएगा। उसका रिजल्ट क्या है? जैसे कहने का मतलब, मान लो यहाँ पे A इंटू एडजॉइंट A पूछा है, हो सकता है अगले क्वेश्चन में या अगले पेपर में ऐसा पूछ दे कि एडजॉइंट A इंटू है, हो सकता है। इन दोनों का रिजल्ट क्या होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू का IN, N क्या है और I क्या? I का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। I का क्या मतलब है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। N का क्या मतलब है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यहां तक समझ में आ रहा होगा। तो इन जनरल हम बात अगर करें तो जब भी इस तरीके की आपको वैल्यू निकालनी है तो पहले तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? डिटर्मिनेंट ए निकालना पड़ेगा। मतलब ए मैट्रिक्स जो दिया होगा उसका क्या निकालना पड़ेगा? डिटर्मिनेंट। नहीं, यहाँ डिटर्मिनेंट ए निकाल सकते हो। दो तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। पहला तरीका क्या है कि आपको कुछ नहीं याद है तो कम से कम ये रिजल्ट याद होना चाहिए। अगर ये रिजल्ट याद है आपके पास तो आप देखोगे यहाँ ऑर्डर कितना है? 3 का है ना, तो एन की जगह पे क्या आ जाएगा? 3 हो जाएगा। और डिटर्मिनेंट ए पहले यहां से निकाल लीजिए। डिटर्मिनेंट अगर ए निकालोगे तो ये तो 0 है, इसको तो निकालने की जरूरत है नहीं, तो खत्म हो जाएगा। बीच में आएगा तो -1 होगा, और इसको बंद कर लो और इसको बंद कर लो तो क्या दिखेगा? -2 इंटू 2, और 0 में गुणा होगा तो 0 लिख जाएगा, तो उसको जरूरत नहीं है। बीच में क्या है? -1, और फिर इसको बंद करोगे, इसको बंद करोगे क्या होगा? 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 में 3 का, और 0 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही हो जाएगा। तो पता ही है। जब इसको सॉल्व करोगे तो -2 और क्या है? माइनस, यहाँ पर +2 है और माइनस का 3 क्या आ गया? हमारा वैल्यू -1। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारा डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या आ गई है? -1। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या आ गई? -1। अब देखिएगा ध्यान से, और ध्यान से देखिएगा, आपके पास डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या है? -1। और I3 का मतलब एक कैसा मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जिसके डायगोनल क्या होते हैं? 1 1 1। ये होता है ना, बोलिए 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब आप इस पे गुणा करोगे तो आपका जो मैट्रिक्स बनेगा क्या बनेगा? -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1। ये आपके पास मैट्रिक्स बना। मतलब A इंटू एडजॉइंट A या एडजॉइंट A इंटू A का जो रिजल्ट आया वही आया ना। अब बोथ साइड क्या कर दिया जाए? डिटर्मिनेंट ले लिया जाए। क्या ले लिया जाए? डिटर्मिनेंट ले लिया जाए। तो A इंटू एडजॉइंट A का अगर डिटर्मिनेंट लिया जाएगा
तो इसका भी डिटर्मिनेंट निकाला जाएगा, और जब इसका डिटर्मिनेंट निकाला जाएगा तो क्या निकालोगे, -1, और ये रो और कॉलम बंद हो जाएगा, तो क्या आएगा, +1 हो जाएगा, माइनस का 0, और ये दोनों तो 0 है तो कुछ जरूरत ही नहीं लिखने का, तो गुणा करके वैल्यू क्या आ जाएगा, -1। तो आंसर हमारा कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं, ये तो हो गया थोड़ा लंबा मेथड हो गया, ये तो बेसिक मेथड हो गया। अब कैसे इसको जल्दी से उड़ाएंगे, तो उसके लिए एक रिजल्ट याद रखिएगा, मैं रिजल्ट लिखवाया भी था, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर दिया हूं, तो कैसे जल्दी उड़ाएंगे देखिएगा। जैसे मान लीजिए एक रिजल्ट लिखवाया गया कि एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट होता है, उसका जो फार्मूला होता है वो होता है डिटर्मिनेंट a टू द पावर n-1। ठीक है, क्या होता है फार्मूला, याद रखिएगा, एडजॉइंट a इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट a टू द पावर n। n यहाँ पे क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, चूंकि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या था, 3 था, चूंकि लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या था कि a इंटू एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट पूछा था ना, इसी का डिटर्मिनेंट पूछा था हमसे, और हमको तो रिजल्ट एडजॉइंट ए का बस पता है, तब क्या करें, दोनों तरफ क्या कर ले, एडजॉइंट ए से गुणा कर ले, क्या कर ले, एडजॉइंट ए से गुणा कर ले। हमसे तो ये पूछा है क्वेश्चन में, हमसे तो क्वेश्चन में ये पूछा है ना, और हमारे पास रिजल्ट क्या पता है, ये पता है, बात समझिएगा, हमसे पूछा ये और हमको पता है ये, तब क्या किया जाए, तो बोथ साइड एडजॉइंट ए से क्या कर ले, गुणा कर ले, क्या कर ले, मल्टीप्लाई कर ले। तो यहां पे डिटर्मिनेंट ए है, बोथ साइड डिटर्मिनेंट ए से क्या किया जा रहा है, गुणा किया जा रहा है, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू n-1 और यहां पे डिटर्मिनेंट ए से गुणा करोगे, दोनों का बेस से मतलब पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो ध्यान से देखोगे तो यहां पे क्या होगा, डिटर्मिनेंट a टू द पावर n होगा, और बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, +1 होगा, और ये दोनों डिटर्मिनेंट में तो एक पास करने के लिए क्या कर लोगे, a इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया डायरेक्टली यहां से, डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। अब देखो n डिटर्मिनेंट ए हम लोग क्वेश्चन में निकाले थे, अब देखिएगा डिटर्मिनेंट ए हम लोग क्वेश्चन में क्या निकाले थे, -1, याद आ रहा है। अब डिटर्मिनेंट ए आप जो क्वेश्चन में निकाले थे तो बस यहाँ -1 पुट करिए, और ऑर्डर क्या था, 3, और 3 किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर ऑड में तो वैल्यू जो है वही आएगी, निगेटिव है तो निगेटिव आ गई। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो इस तरीके से देखो, इस तरीके से भी क्वेश्चन को किया जा सकता है, अदरवाइज आपके पास ये वाला ऑप्शन तो है ही है। ठीक है, तो रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चला जाओ, देखिएगा दूसरे क्वेश्चन की तरफ चला जाकर आपसे देखिएगा, ये भी मैट्रिक्स का ही क्वेश्चन है, मल्टीपल मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, देखिएगा एक बार। ठीक है, देखिएगा कह रहा है कि फॉर 2 मैट्रिसेस ए एंड बी, 2 तरह का मैट्रिसेस है ए और बी। ठीक है, और आपसे बोला है, आप खुद पहले इसको सॉल्व करेंगे, प्रयास करिए कि ए इनवर्स की वैल्यू दिया है 1/4 इंटू बी, देन इनवर्स ऑफ 4a की वैल्यू बताइए। ठीक है, बताया जाए, देखिएगा मैं रिजल्ट लिखवाया था, आप मैट्रिक्स का मेरा क्लास की हो तो सारा रिजल्ट मैं लिखवाया हूं जो भी इसमें पूछा हुआ है। कोई के कांस्टेंट करके है, ऐसे देखिएगा, अगर कोई के कांस्टेंट करके किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई लगाओ और उस पर इनवर्स लगाओ, तो इसका रिजल्ट क्या लिखा जा सकता है, के का इनवर्स इंटू का ए का इनवर्स। ठीक है, मतलब के एक कांस्टेंट है और के इंटू ए का अगर इनवर्स लिखा हो तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक, लेकिन अगर 2 मैट्रिक्स है अलग अलग, ए और बी, 2 अलग अलग मैट्रिक्स है, उसके ऊपर पावर ए से इनवर्स लगाओ, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, बी का इनवर्स इंटू का ए का इनवर्स। ठीक है, क्या लिख सकते हो, बी इनवर्स इंटू का ए इनवर्स लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन कांस्टेंट है तो जो जहां पे कांस्टेंट था वहीं पे और मैट्रिक्स जहां पे था वहीं पे, लेकिन अगर दोनों के दोनों मैट्रिक्स है तो ऑर्डर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। बात समझ में आ रही है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए बोर्ड पे आपसे क्या पूछा है उसको देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा उस पर ध्यान दीजिएगा। आपसे क्या पूछा है, 4a का इनवर्स, क्या पूछा है, 4a का इनवर्स। इसका क्या मतलब है, 4 क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 4 का इनवर्स इंटू का ए का इनवर्स। और 4 का इनवर्स लिखने का मतलब क्या है, 1/4, और ए इनवर्स तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या दिया है, 1/4b।
गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा 1/16 बी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? देखो आंसर बहुत आसान है। क्वेश्चन 30 से 40% एमसीक्यू में बिना क्वेश्चन मतलब पेन चलाए ही किया जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक, बस आपको कॉन्सेप्ट पूरा रिवाइज करते रहिए। कॉन्सेप्ट अगर रिवीजन में है तो क्वेश्चन जल्दी जल्दी होते हैं। देखो यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दे रखा है। आप देखिएगा लॉजिक बहुत जबरदस्त है इस क्वेश्चन का। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से डील करिए, नहीं होता है तो मैं बताता हूं कि दो मैट्रिक्स दिया है, एक्स और क्या दिया है वाई। देखिएगा एक्स वाई दो मैट्रिक्स दिया है। अब ध्यान दीजिएगा एक्स वाई एंड एक्स वाई तीन मैट्रिक्स हो गया क्या? एक तो एक्स अलग मैट्रिक्स है, एक वाई मैट्रिक्स, इन दोनों के मल्टीपल भी एक मैट्रिक्स देगा। तो इन तीनों के मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है। तो एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या दिया है 2x3, जैसे कि मैं लिख लेता हूं। देखिएगा ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं कि एक्स नाम का कोई मैट्रिक्स है। क्या है? कोई मैट्रिक्स है, एक्स नाम का कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या दिया है 2x3 दिया। बात समझिएगा। अब एक कह रहा है कि y नाम का मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या दिया है m×n दिया। क्या दिया है? m×n। अब बाद में बोल रहा है कि इन दोनों का मल्टीपल भी हो रहा है, इन दोनों का क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपको याद होगा मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई तभी हो सकता है जब इसका कॉलम और इसका रो क्या हो जाए? बराबर हो जाए। इसका मतलब हमको पता चल गया कि m क्या हो सकता है 3 होगा। बात समझ आ रही है? और इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर ही तो बन रहा है एक्स वाई एक। देखो एक्स वाई का भी एक ऑर्डर दिया हुआ है और एक्स वाई का ऑर्डर दिया क्या है 2x5। और तुमको पता है कि इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो ऑर्डर क्या बनेगा? बचा है 2 और बचा है n, 2x n। अब इन दोनों का भी दोनों एक ही मैट्रिक्स है ना, तो यहां ऑर्डर क्या लिखा गया 2x5 और यहां ऑर्डर क्या लिखा गया 2x5 2x n। तो n की वैल्यू यहां पे क्या निकल गई? तो n हमारा पता चल चुका है। अब देखिए आपसे पूछा है क्या कि देन नंबर ऑफ एलिमेंट बताइए y मैट्रिक्स का। तो y मैट्रिक्स के ऑर्डर हमारे पास पता चल चुका ना 3 और 5, और 3 5 का गुणा कितना होता है 15। और नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए बस उनके ऑर्डर से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको आंसर पता चल जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्लियर हो रहा है क्या कॉन्सेप्ट? बोलिए, किसी को डाउट है वो देख लीजिए। अगर नोट करना है तो नोट कर भी सकते हैं आप। क्वेश्चन 2 लाइन का है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। इसलिए मैं बोलूंगा अभी से आप बोर्ड की प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। और मैं आपके साथ ही मिलेगा, लेकिन मैं प्रयास ये कर रहा हूं कि कम से कम आपका रिजल्ट बेहतर हो। कंटिन्यूटी तभी हो सकता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ द वैल्यू सेम आ जाता है, तभी तो कंटिन्यूटी होता है। अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस होता है। तो डिसकंटिन्यूअस होने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं फंक्शन कहां ब्रेक कर रहा होगा, इसी को चेक कर ले। ब्रेक कर जा, ब्रेक मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर ना है, उस केस में हम लोग बोल देते हैं कि डिसकंटिन्यूअस है। तो अब देखिए यहां पर जहां जहां जैसे 0 है, यहां पर लेस देन की वैल्यू कुछ और दे रहा है, और 0 से थोड़ा सा बड़े वैल्यू को कुछ और दे रहा है, और रख के देखा जाता है यहाँ 2 मिलेगा और e⁻0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस का एक पॉइंट हमको पता चल चुका। क्या? x बराबर 0 पर डिसकंटिन्यूअस है। दूसरा देखो x की वैल्यू 1 पे ब्रेक कर रहा है, यहां पर x की वैल्यू जब 1 है तो e⁻x दे रहा है, और यहां वैल्यू x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो क्या मिल रहा है 2 - x मिल जा रहा है। यहां भी ब्रेक हो रहा है कि नहीं ब्रेक हो रहा है? और यहां पे e⁻1 रखोगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, और यहां पर x की जगह पे 2 रखोगे, 2 की जगह पे x रखोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी 1 मिलेगी, और 2 में समझ जाएगा क्या आएगा 1। तो दोनों बराबर हो पाएगा। मतलब कितने डिसकंटिन्यूटी पॉइंट मिल रहे हैं 2। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। देखिएगा आपके सामने जो क्वेश्चन दिया है कि एक लेट y इक्वल्स टू f ऑफ 1/x, क्या दिया? लेट y इक्वल्स टू f 1/x, और आपका फंक्शन ऑफ x मतलब डेरिवेटिव x का क्या दे रखा है x³ दे रखा। f' का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ x, मतलब फंक्शन को डेरिवेटिव किया गया होगा तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है x³ आ रही है। ठीक। और आपसे पूछा है कि dy/dx बताइए एट x इक्वल्स टू 1/2 पे। आपको ध्यान से देखिएगा, बहुत मजेदार क्वेश्चन है और बहुत फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड का, कई बार आ चुका है। आप देखिए कैसे इसको करेंगे। आपके पास मान लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने बोला है कि यहाँ पे देखिएगा, देखिए एक बार, जैसे मान लीजिए इसमें फंक्शन 1/x लिखा है ना, उस 1/x को हम कुछ मान लेते हैं। जैसे मान लो मैंने u मान लिया, क्या मान लिया u मान लिया, ठीक। और इसको डिफरेंशिएट में कर रहा हूं, तो d u को डिफरेंशिएट किया जाए x के रिस्पेक्ट में तो क्या लिखोगे du/dx।
और इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट याद होगा 1/x², डायरेक्टली याद रखिए। ये सब बेसिक बेसिक डिफरेंशिएशन याद होना चाहिए। अब इसका जरूरत पड़ेगा, इसको तो हमने माना है, लेट किया है, बहुत फोन ऑन साइलेंट रखो। तो लेट मैंने मान लिया है क्या कि 1/x को क्या मान लिया है, u मान लिया है। क्या मान लिया है, 1/x को u माना है, और उसको अगर डिफरेंशिएट करें तो हमको ये वैल्यू मिला है। ठीक, अब देखिएगा ध्यान से, y इक्वल्स टू जो लिखा गया था, y इक्वल्स टू क्या लिखा गया था, f ऑफ u। क्या लिखा गया, f ऑफ u। ठीक, और हमको फाइंड क्या करना था, dy बाई dx। इसका मतलब y को हमको चेन रूल लगाना पड़ेगा। चेन रूल अगर लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, dy बाई dx। अब देखिएगा ध्यान से, लेकिन ये तो फंक्शन u का है, तो क्या करेंगे, d बाई du और f ऑफ u। ठीक है, अब यहां पे u है तो यहां पे u कर दे, d ऑफ u अपॉन में dx। देखो dy बाई dx बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, देखो du से du कटा, और f ऑफ u क्या है, y है, तो यहां dy बनेगा और नीचे dx है। तो कोई dy बाई dx को ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब देखिएगा एक बार, अब देखिएगा इसको जब डेरिवेटिव इसका निकाला जाएगा, f ऑफ u को अगर डिफरेंशिएट किया जाएगा तो क्या आएगा, f डैश u हो जाएगा। और जब du बाई dx की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाले, तो हम लोग क्या निकाले, माइनस का 1/। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ में आएगी आपको, dy बाई dx f डैश u के जगह पे हमने क्या माना है, 1/x है, 1/x की जगह पे u माना है, तो अब u की वैल्यू पुट करने का समय आ चुका है। तो f डैश 1/x, यहां तक समझ में आ रही बात है, इनटू का माइनस का 1/x²। और आपके पास क्वेश्चन में गिवन था कि f डैश x की वैल्यू यहां पर क्या दिया है, x³ दिया है, तो x की जगह पे हमने क्या रखा है, 1/x, तो क्या हो जाएगा 1/x का, ये बातें समझ में आई है, बोलिए, इनटू का माइनस का 1/x², गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/x पे पावर 5 होगा कि नहीं होगा, बोलो, बेस से होगा पावर ऐड हो जाएगा। अब देखिएगा, हमसे बोला है कि dy बाई dx निकालिए एट x इक्वल्स टू 1/2 ना, 1/, तो देखिएगा आप ध्यान से, 1/x की जगह पे क्या पुट करोगे, 1/, तो 2 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और किसके ऊपर पावर क्या है, 5, तो क्या हो जाएगा माइनस का 32। तो आंसर कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन हमारा सही। देख लीजिए, मैं फिर भी एक बार समझा देता हूं। मैंने क्या किया कि जो भी फंक्शन इसमें माना गया था, दिया गया था, उसको मैंने मान लिया क्या, 1/x को u मान लिया, और उसको मैंने इसका डेरिवेटिव निकाल कर रख लिया है, du बाई dx इक्वल्स टू 1/x²। ठीक है, अब देखिएगा, जो आपका y था उसी से तो लेकर आना है dy बाई dx, तो उसी y को हमने क्या किया, जो हमारा y दिया गया था उसको हमने डेरिवेटिव निकाल दिया उसका, तो हमने क्या लिखा है, dy बाई dx। अब dy बाई dx इसलिए नहीं निकाल पा रहे डायरेक्टली, क्योंकि आप फंक्शन तो u का है, u का फंक्शन है, इसलिए हम लोग की चेन रूल लगाना पड़ेगा, मतलब इसका तो डेरिवेटिव करना ही पड़ेगा, इसके अंदर के पार्ट का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, मतलब फंक्शन को डेरिवेटिव किया u के रिस्पेक्ट में, अब u को डिफरेंशिएट कर रहा है x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमको x के रिस्पेक्ट में पूछ रहा था। यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब इसका डेरिवेटिव जब लिखे तो क्या लिखे, f डैश u, और इसका डेरिवेटिव ऑलरेडी निकाल के रखे थे, तो वैल्यू एज इट इज पुट कर दिए, और इस u के जगह पे ही तो 1/x माने थे, तो u की जगह पे 1/x ऑलरेडी रख दिए, इसलिए कि x के फॉर्म में हमारा डेरिवेटिव दिया हुआ था, u के फॉर्म में नहीं दिया था, तो x के जगह पे 1/x रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x³ हो जाएगा, और गुणा कर देंगे तो 1/x पे पावर 5 हो जाएगा, और x की जगह पे क्या पुट करने के लिए बोल रहा था, 1/2 पुट करेंगे तो 2 की वैल्यू होती है 32, और ऊपर चला जाएगा तो माइनस का 32। इस तरीके से हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, ये कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है ना, याद रखिएगा। देखिएगा, देखिए y इक्वल्स टू क्या दिया है, log sec अंडर रूट x, log अंडर रूट sec अंडर रूट x। अब आपको चेक करना है अपने आप को कि कितना अच्छा आपको डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव निकालना आता है। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि y दे रखा है, dy बाई dx पूछ रहा है, और किस पे पूछ रहा है, x की किस वैल्यू पे, π²/16 पे। देखिए कुछ करना नहीं है, डेरिवेटिव निकालने के बाद से x के जगह बस वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो आप डेरिवेटिव पहले निकाल पाते हैं कि नहीं उसके लिए ध्यान देना। देखिएगा, log जब भी मैं डिफरेंशिएट अगर करने जाऊं तो क्या लिखूंगा, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो क्या लिखूंगा, dy बाई dx, क्या लिख दिया, dy बाई
जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो लॉग का डिफरेंशिएशन सबको पता होता है, लेकिन उससे पहले ये ध्यान रखिएगा कि लॉग की जो भी वैल्यू दिया है वो रूट में दिया है, तो पहले उसको क्या कर ले, अच्छा सिंप्लीफिकेशन कर लिया जाए पहले अच्छे। इसको सिंप्लीफाई जितना आप अच्छा से कर पाओगे उतना क्वेश्चन आप आसान कर पाओगे किसी भी क्वेश्चन को। तो सेक का एंगल तो रूट में दिया है और सेक के ऊपर पावर क्या है, तो 1/2 लॉग के नीचे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो 1/2 लॉग का फार्मूला भी होता है कि अगर लिखा गया है लॉग x के ऊपर पावर n, तो ये क्या लिख सकते हो, इसको n log x लिख सकते हो। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। तो ऐसे लिख दिया गया, तो पावर जो भी था वो यहां आ गया, और क्या लिखोगे, सेक अंडर रूट। अभी डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अभी केवल हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई किए हैं। अभी तक डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, अभी तक डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, बस क्या किए हैं, इसको सिंप्लीफाई किए। अब डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे, ठीक है ना। अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां पर डिफरेंशिएशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, dy बाई dx, ये तो 1/2 कांस्टेंट है। और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, याद होगा आपको, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। क्या होता है, 1/x होता है। तो x की जगह पर क्या दिया है, तो क्या हो जाएगा, सेक अंडर रूट x। और सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक x और tan x होता है। याद आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। और अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स। हम याद होगा डायरेक्ट की नहीं याद है, मैं बोला तो नहीं याद रखना, वहां पर डिफरेंशिएशन कोई करने जाएगा 1 अंडर रूट एक्स का। अब देखिएगा वो सेक अंडर रूट 6 कट जाएगा। अब देखिए 1/2 मिलेगा, क्या बन गया, 1/2 क्या हो गया, 1/4 और अंडर रूट, और क्या बच रहा है, 10 अंडर रूट एक्स। ये हमारा वैल्यू क्या निकल कर आया है, dy बाई dx निकल गया। हमसे dy बाई dx पूछा है, लेकिन किस वैल्यू पे पूछा है, ये हमसे पूछा है किस वैल्यू पे, किस x की वैल्यू पे पूछा है आपसे, x इक्वल्स टू बोलो किस पे पूछा है, 5² बाई 16 पे पूछा है। तो जहां जहां x दिख रहा होगा वहां पे क्या पुट कर दोगे, क्या पुट कर दोगे, 5² बाई 16। तो रूट में ये जाएगा वैल्यू x की, तो क्या आ जाएगा, π/4 लिख सकते हो, बोलो। और यहां पर 10π/4 लिख सकते हो, ये भी तो रूट है, तो ये भी 10, तो यहां से देखोगे तो 4 से 4 कट जाएगा। तो आप देखोगे रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है, 10π/4 से 4 कट गया, तो क्या बचा, 1/π बचा। और 10 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो आपको रिजल्ट क्या मिल गया, 1/, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बोलिए, समझ में आए। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। और dy बाई dx, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखिएगा अगर ध्यान से आप इस क्वेश्चन को कैसे उड़ाएंगे हम लोग। x की वैल्यू क्या दिया है, 3 cos थीटा। तो पहले x की वैल्यू अगर निकालना चाहोगे तो dx अपान में क्या लिखोगे, d थीटा, क्योंकि ये जो फंक्शन दिया है वो थीटा में है। तो cos का क्या होता है, माइनस का sin थीटा। और dy बाई d थीटा क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, 5 cos थीटा। बहुत अच्छा। अब देखो ये जो वैल्यू आई है ना, dy ऊपर है कि dx ऊपर है, तो dy ऊपर है मतलब ये ऊपर रहेगा 5 cos थीटा, और ये वैल्यू नीचे रहेगा -3 sin थीटा। तो 5/3 और cos अपन sin क्या होता है, cos थीटा। तो ऑप्शन नंबर 5/3 बी होगा, ठीक है ना, 5/3 cos थीटा। देखिए अब देखिए क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में हम लोग पढ़े हैं कि एक फंक्शन दिया f(x) बराबर x³ और x इक्वल टू 0 पे पॉइंट हमारा लोकल मैक्सिमा होगा, लोकल मिनिमा होगा, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा कि इन्फ्लेक्शन होगा। देखिएगा आपके पास जब भी क्वेश्चन आपके पास आता है, क्या दिया है, f(x) बराबर, बोलिए क्या दिया है, x³ दिया है। क्या दिया है, x³। और इसका डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए कि अगर इसका हम डिफरेंशिएट करें तो हमको वैल्यू क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, 3x²। ठीक। और हमसे पूछा है क्या क्वेश्चन में कि आप चेक करिए कि x इक्वल्स टू 0 पे, मतलब अगर हम इसका इंटरवल चेक करें x इक्वल्स टू 0 पे कि हमको फंक्शन क्या मिलेगा, तो x से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पे क्या मिलेगा हमसे, x की थोड़ी सी बड़ी वैल्यू 1 और x की थोड़ी सी छोटी वैल्यू -1 ले लेता हूं, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू अगर हम 1 यहां पुट कर दे इस डेरिवेटिव में, तो हमको वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी कि नहीं मिलेगी। x की वैल्यू 1 रखोगे तो 1x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 में 3 से गुणा हो जाएगा तो क्या मिलेगा, 3। इस तरफ अगर इधर मैं बात करूं तो क्या मिल रहा है, प्लस।
और अगर इधर इस x की पॉइंट x इक्वल टू है, मतलब हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या दिया है, x इक्वल टू 0 दिया है, हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या दिया है, x इक्वल टू 0 दिया है। तो क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड मतलब थोड़ी सी वैल्यू बढ़ाने पे हमको पॉजिटिव मिल रहा है और थोड़ी सी वैल्यू घटाने पे भी क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिला। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है, तो x कुछ भी ले, नेगेटिव ले पॉजिटिव ले, वैल्यू तो पॉजिटिव ही मिलेगा। और जब दोनों साइन सेम हो जाता है तो क्या मिलता है, इन्फ्लेक्शन। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो उड़ जाएगा क्वेश्चन, तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो उड़ जाएगा क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत है? देखो जिनको नहीं पता मैं बता दूं फिर से, अगर यहाँ पर प्लस हो और माइनस हो तो यहाँ पर मैक्सिमा होगा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमम, और माइनस हो और यहाँ प्लस हो तो क्या होगा, लोकल मिनिमा। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी बताए थे हम। अब माइनस माइनस हो मतलब दोनों साइन सेम हो या प्लस प्लस हो तो उस केस में हम लोग क्या बोलते थे, इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते थे, मतलब साइन दोनों तरफ सेम हो जाए तो उसी केस में क्या होता है, इन्फ्लेक्शन होता है। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? क्वेश्चन नंबर 10 आप देख पा रहे होंगे। कह रहा है क्वेश्चन में कि इफ द रेडियस ऑफ सर्कल, क्या बोला है, इफ द रेडियस ऑफ सर्कल, इफ द रेडियस ऑफ सर्कल, if the radius of circle increasing at the rate of 0.5 सेंटीमीटर पर सेकंड, किस फॉर्म में आपका आंसर दिया, किसके रिस्पेक्ट में आपका आंसर दिया, ये ध्यान रखिएगा। टाइम के रिस्पेक्ट में बोला है ना कि आपका जो सर्कल इंक्रीज हो रहा है, सर्कल का रेडियस इंक्रीज हो रहा है, वो टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज हो रहा है। मतलब हमसे बोल सकते हैं कि जो मेरा रेडियस है dr/dt, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, रेट चेंज हमारा किस में हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो कितना इंक्रीज हो रहा है, हर सेकेंड कितना इंक्रीज हो रहा है, 0.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि हमारा रेडियस प्रति सेकंड 0.5 सेंटीमीटर इंक्रीज कर रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है कि बताइए आपका सरकमफ्रेंस कितना इंक्रीज करेगा, मतलब हमसे पूछ रहा है ओवर डायरेक्टली dc/dt। c मतलब यहाँ पे सरकमफ्रेंस है, क्या है, c मतलब यहाँ पे सरकमफ्रेंस है। अब देखिएगा ध्यान से कि अगर मैं डिफरेंशिएट करूं c को, तो c को क्या लिख सकते हो, 2πr लिख सकते हो। c मतलब सरकमफ्रेंस, सर्कल का सरकमफ्रेंस। अब इसको डिफरेंशिएट अगर किया जाए तो dc/dt, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2π, और r के क्या लिखोगे, dr/dt। और dr/dt क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, क्या गिवन था, 1/2। 0.5 को क्या लिख सकते हो, 1/2। 1/2 भी लिख सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो। 0.5 को क्या लिख सकते हो, 1/, तो देखोगे 2 से 2 क्या गया, पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखोगे तो पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर क्लियर हो रहा है। दिया कि cos इनवर्स cos 13π/6, और cos इनवर्स का उस दिन में बोला था कि आना तुम लोग, सेकंड चैप्टर में रिवाइज कराया गया। मैं cos इनवर्स का अगर रेंज पूछूं तो क्या बोलेगा वो, cos इनवर्स का रेंज 0 to π क्लोज इंटरवल में। देखिए cos इनवर्स का जो रेंज होता है वो, देखिएगा बोर्ड पे एक बार, देखिएगा एक बार बोर्ड पे, cos इनवर्स का जो रेंज होता है, cos इनवर्स x का जो रेंज होता है वो क्लोज इंटरवल 0 to π होता है। ठीक, अब देखिए आपके पास जो वैल्यू दिया है, अगर मैं इसको सॉल्व करने चलूं तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करने चलूं, क्या दिया है, cos इनवर्स क्या दिया हुआ बोलो, cos 13π/6। इसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया। क्या मान लिया, x। और x जो भी आएगी, जो भी x आएगी वो किसके बीच में आनी चाहिए, 0 to π की। जो भी x आएगी वो कहाँ आएगी, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हमारा जो भी x आना चाहिए वो किसके बीच में आना चाहिए, 0 से लेकर π, या 0 भी π बीच कोई भी एक आ सकता है। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, अगर इसको हम लिखें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, cos इनवर्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। इनवर्स उधर जाएगा तो cos x होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या रहा, cos 13π/, आप देखो कि अगर cos से cos हट जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13π/6। और 13π/6 की वैल्यू समझ रहे हो, π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री। π/6 का मतलब क्या होता है, π/6 का मतलब क्या होता है, 30 डिग्री। और 13 में 13 का गुणा करोगे तो क्या होगा, 390 बनेगा। कितना बनेगा, 390 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि 0 to π का मतलब है 0 से 180 के बीच में, और 0 से 180 के बीच में तो आ नहीं रहा है। इसका मतलब ये सोचिए कि cos कहां कहां पॉजिटिव हो सकता है, cos या तो यहाँ पॉजिटिव होता है और यहाँ पे पॉजिटिव, वैल्यू पॉजिटिव ही तो है, तो हमको चेक करना है कहां कहां पॉजिटिव। इसका मतलब हो सकता है
पहले क्वाड्रेंट में तो वैल्यू आएगी नहीं, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में 0 to पाई के बीच में नहीं बन रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हो, पहले क्वाड्रेंट बनाने के लिए या चौथे क्वाड्रेंट बनाने के लिए इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, या तो चौथा क्वाड्रेंट बना सकते हो तो पहला क्वाड्रेंट बना सकते हो। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, अगर पहले क्वाड्रेंट बनाना है तो क्या लिख सकते हैं, 2 पाई प्लस पाई बाई 6। देखो 6 दूना 12, 12 और 1 13, 13/6 बनेगा कि नहीं बनेगा। और 2 पाई प्लस थीटा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, और 2 प्लस पाई थीटा क्या होता है, कॉस क्या होता है, पॉजिटिव ही होगा, और कॉस पाई बाई 6। तो हम कह सकते हैं कि जो cos x की वैल्यू आएगी वो cos पाई बाई 6, और cos से cos काटा तो x की वैल्यू क्या आएगी, पाई बाई 6। मतलब ये दिया हुआ क्वेश्चन में कह रहा है कि असर्शन कर रहा है कि cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6 की वैल्यू क्या आएगी, पाई बाई 6। सही है कि गलत है, सही है। मतलब असर्शन हमारा जो दिया है वो क्या है, सही है। अब आपको चेक करना पड़ेगा, वो दिया है इसका मतलब गलत भी दे सकता है, वो आपको चेक कर निकाल के चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए रीजन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि cos इनवर्स, देखिए रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑफ cos इनवर्स इज 0 to पाई। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, मतलब असर्शन और रीजन दोनों सही है। अभी मैं पहले बता दिया था cos इनवर्स का जो रेंज होता है वो क्या होता है, 0 to पाई होता है, और हमको याद भी है तो हम क्लियर कर पाएंगे कि हमारा 0 to पाई होता है। अब ऐसे क्लियर हो भी गया। अब देखिएगा ध्यान से, अब ए और आर दोनों सही है, और कहीं ना कहीं जो रीजन लिखा गया है वो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है किसको, असर्शन को। एक्सप्लेनेशन दिया है तभी तो इसी तो रेंज में हम लोग गए तो करके आ पाए हैं। अब देखिएगा एक बार, देखिएगा एक बार बाबू। अब आप थोड़ा सा नीचे आइए और देखिए ऑप्शन में जाइएगा, कह रहा है कि बोथ ए एंड आर इज ट्रू। एक ऑप्शन यहां पे भी है बोथ ए एंड आर इज ट्रू, लेकिन दोनों में क्या अंतर है, इसमें बोला है कि आर रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और यहां पे क्या बोला, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए या बी, ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए सही होगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है कि क्लियर हो रहा है, बोलिए, समझ में आ रही बात। रेंज होता है वो पॉजिटिव ही होता है, कॉस का जो भी रेंज आएगा उसका जो रेंज है वो 0 to पाई के बीच में ही है, और हमारा जो वैल्यू है 1/2 कॉस के कब आता है, 1/2 60 डिग्री, और 60 डिग्री इसके बीच में ही है, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई बाई 6 हो जाएगा, पाई बाई 3 होगा, कितना होगा, पाई बाई 3, तो 60 डिग्री होता है, पाई बाई 1/2 कॉस में कब मिलता है, पाई बाई 3 पे मिलता है, ठीक। अब देखिएगा ध्यान से, 10 की वैल्यू निगेटिव आ सकती है नहीं आ सकती, मैं बता देता हूं। देखो 10 इनवर्स का रेंज क्या होता है, बताइए बाबू, 10 इनवर्स का जो रेंज होता है वो क्या होता है, क्या होता है, 10 इनवर्स x का जो रेंज होता है वो होता है ओपन इंटरवल -π/2 से प्लस का π/, और इसमें क्या नहीं आना चाहिए, इसमें क्या नहीं आना चाहिए, थोड़ा इधर लिख देता हूं। 10 इनवर्स का जो हमारा रेंज होता है, ये रेंज याद रख लीजिएगा, जो रेंज होता है हमारा, जो रेंज होता है वो ओपन इंटरवल -π/2 से प्लस π/, ठीक है, क्लियर हो रहा है बात। ये हमारा क्या है, रेंज है। तो अब 10 इनवर्स की वैल्यू देखोगे, अगर मैं सॉल्व करने चलूं तो देखोगे ध्यान से, तो ये कब होता है वैल्यू, मान लो यहाँ पे लिखा गया 10 इनवर्स, 10 इनवर्स लिखा गया है, माइनस को भी मैं ले नहीं रहा हूं, बस मैं 10 इनवर्स को सॉल्व कर रहा हूं। और इसकी वैल्यू कब होती है, इसकी वैल्यू 10 के टर्म में कब आते हैं वैल्यू, बताओ, माइनस का 10 बोलो, माइनस का 60 डिग्री, 60 डिग्री की वैल्यू कितने, 30 डिग्री पे आता है, π/6 पे आता है, ठीक। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 इनवर्स, और 10 माइनस थीटा लिख सकते हो, बोलो, ये 10 से 10 कटा तो हमारा -π/6 और माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, प्लस का π/6 हो जाएगा। अब देखो कॉसेक का रेंज में बता दूं तो क्या होता है, कॉसेक इनवर्स x का रेंज अगर मैं बोलूं तो क्या होता है, बोलो, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, लेकिन क्या नहीं आना चाहिए, एक्सेप्ट 0, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, और साइन 0 डिग्री पे क्या हो जाएगा, 0, और 1/0 क्या होता है, नॉट डिटरमाइंड, इसीलिए कॉसेक इनवर्स हर जगह डिफाइन होगा इस रेंज में, लेकिन उसमें 0 का जो आ रहा है -π/2 से प्लस π/2 के बीच में 0 भी तो आ रहा होगा, तो 0 को निकाल दिया गया, यही बस में जा रही। अब देखिए यहाँ पर कॉसेक 2 कब होता है, साइन 30 डिग्री पे 2 होता है ना, तो कॉसेक 30 डिग्री पे ही वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है, 2 का उल्टा होता है। तो कॉसेक इनवर्स यहाँ लिखा गया, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, कॉस माइनस का π/,
30 डिग्री का मतलब 6 यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कॉसेक लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा, तो कॉसेक से कॉसेक कट गया, तो क्या आ गया माइनस का पाई बाई 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का पाई बाई, और पाई बाई 6 से पाई बाई 6 कट जाएगा, क्या आ गया आंसर पाई बाई, ठीक है। कर लोगे, कोई दिक्कत किसी को, हो जाएगा ना, बोलिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, 22 से देखते हैं। 22 का ए अगर करा जाए तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए बोल रहा, और हमसे बोल रहा कि ये वैल्यू प्रूफ है, किसकी वैल्यू क्या है, तो पहले इसको डिफरेंशिएट करा जाए तो क्या लिखा जाएगा, dy बाई dx, क्या लिखा जाएगा, dy बाई। तो अब इसका पावर जो भी होगा पहले नीचे आएगा, मतलब 2 साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, होता है ना, ये तो पता चल गया। अब चूंकि देखो ध्यान से, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू इधर आया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया है, हमारा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब dy बाई dx का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का क्या हो जाएगा 4, और साइन इनवर्स का क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, अपान में 1 माइनस, यहां तक समझ में आ रहा होगा, बोलो, अब दिख रहा होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू का dy बाई dx का स्क्वायर, और यहां देखोगे तो 4 और साइन इनवर्स x, यहाँ पर दिया हुआ y की वैल्यू, देखो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर किसकी वैल्यू दिया, y की वैल्यू, तो यहाँ 4y लिख सकते हो, तो दिक्कत नहीं है। अब देखना ध्यान से, अब ध्यान से इसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, इसलिए कि डबल डेरिवेटिव है, देखो ध्यान से, क्या है, डबल डेरिवेटिव, यहाँ पे क्या है, डबल डेरिवेटिव। तो एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे अगेन, तो इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान के कर सकते हो, किसको नहीं, देखो पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा गया है, और इसको डिफरेंशिएट, इसको मैं फर्स्ट मान लिया हूं और इसको सेकंड मान सकता हूं, तो मैं इसको डिफरेंशिएट नहीं करूंगा तो ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, पावर है तो, और dy बाई dx लिख लोगे, ठीक है। अब इस dy बाई dx का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या हो जाएगा, d2y अपान में dx स्क्वायर, बात समझ में आ रही है। अब देखिएगा, अब फिर यहां पर क्या होगा, बीच में आएगा प्लस, और dy बाई dx का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन तो हो चुका है, और डिफरेंशिएशन किसका होगा, इसका होगा, तो क्या होगा 0 माइनस 2x इक्वल्स टू, अब 4y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4 dy बाई, देखोगे अगर ध्यान से तो यहां पर 2 कॉमन दिख रहा है और dy बाई dx कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है कॉमन, 2 और dy बाई dx क्या हो रहा है, कॉमन दिख रहा है। तो यहां पे क्या बच रहा है, देखो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और d2y अपन में dx स्क्वायर, इन बच रहा है। अब क्या बच रहा है, यहाँ पर dy बाई dx कॉमन ले लियो तो, और 2 भी कॉमन ले लिए तो माइनस का क्या बचा, dy बाई होल स्क्वायर है तो एक पावर चला जाएगा ना, बोलो, और यहाँ पे क्या बचा 4 dy बाई dx, यहां तक समझ में आ रहा होगा। देखो dy बाई dx से dy बाई dx कट गया, और 2 से 4 2 बार में कट गया, और हमसे पूछा भी यही था कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपान में dx स्क्वायर माइनस dy बाई dx की वैल्यू बताइए क्या होगा, तो आंसर क्या होगा इसका, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपान में dx स्क्वायर, x यहाँ छूट गया है, यहाँ 2 कॉमन लिया गया था ना, x था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर x छूट गया है, x dy बाई dx यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या चीज, क्या बोल रहे थे तुम, बोलो, dy बाई, हाँ d2y बाई dx स्क्वायर भी निकाल लो और वैल्यू पुट कर दो, हाँ हाँ, नहीं जैसे यहाँ पर डिफरेंशिएट एक बार कर लिए, dy बाई dx करके डिफरेंशिएट कर लिया, फिर दोबारा डिफरेंशिएट करो इसको तो लंबा जाएगा ना, और फिर वहां वैल्यू रखो, फिर गुणा करो, बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए ये मेथड बहुत आसान है। x पावर y और y पावर x, और क्या पूछा है dy बाई dx,
देखिए, तो आपको क्या करना है, लॉग लेना है। लॉग लेंगे तो क्या लिखेंगे, y log x, लिख डायरेक्टली मैं कर रहा हूं, यहां क्या लिखोगे, x log y। इसको डिफरेंशिएट करा जाए, फर्स्ट इंटू सेकंड, y अप इंटू 1 अपॉन x देख सकते हैं, प्लस log x इंटू dy बाई dx। यहां क्या लिख सकते हो, x और log y का क्या होगा, 1 अपॉन y और dy बाई dx, ठीक है। फिर क्या लिखोगे, प्लस log y और x का 1। कोई दिक्कत नहीं आता, देखो जहां dy बाई dx उसको एक पास ले चलो, ठीक है। यहाँ पे log x छूट गया, ठीक है। यहाँ पे देखो dy बाई dx जहां जहां वहां पे ले चलते, यहाँ पर क्या y अपन x है, प्लस log x इंटू dy बाई dx है, और यहाँ पे भी क्या है, माइनस का x अपन y dy बाई dx है, और यहाँ क्या है, log x। देखो dy बाई dx कॉमन दिख रहा है, अगर dy बाई dx कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच रहा है, log x बच रहा है, और माइनस का x अपन y बच रहा है, और ये y अपन x को मैं उधर भेज रहा हूं, तो log x माइनस का क्या हो जाएगा, y अपन, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा होगा, बोलो। ये 1 कहां से आ गया, ये 1 जो 1 उसका, ठीक ठीक, x का मैं कहां से लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, देखना हो तो यहां पर इस वैल्यू को नीचे भेज सकते हो, dy बाई dx इक्वल्स टू, अगर एलसीएम लेना चाहते हो तो क्या लिख सकते हो, लेकिन कोई मतलब नहीं एलसीएम लेने का, छोड़ो। log x माइनस का y अपन x अपन में log x माइनस का x अपन, बस, ठीक है। कोई दिक्कत हो जाएगा, चलिए देखिएगा एक बार।